फिल्म की शुरुआत होती है आयरन मैन पार्ट 1 मूवी के एंड से, जिसमें टोनी स्टार्क मीडिया वालों को बता रहे होते हैं कि मैं ही आयरन मैन हूं, और ये मूवी उसके आगे से शुरू होती है। अब जब सभी जान चुके हैं कि आयरन मैन कौन है, फिर हमें रशिया के मॉस्को शहर में एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम एंटोन वैंको है, और वो टीवी पर टोनी स्टार्क की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा है, जिसमें टोनी ने अभी अभी अनाउंस किया था कि वही आयरन मैन है। एंटोन वैंको टोनी के पिता हॉवार्ड स्टार्क के पार्टनर रह चुके थे। उन दोनों ने मिलकर आर्क रिएक्टर बनाया था, लेकिन वैंको ने पैसों के लालच में ये तकनीक किसी और को बेचने की कोशिश की थी, जिस वजह से टोनी के पिता ने उसे देश से निकलवा दिया था। अब वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा था। उस वक्त वहां उसका बेटा इवान भी मौजूद होता है, जो एक सिरफिरा साइंटिस्ट होता है और कुछ दिन पहले ही जेल से छूट कर आया होता है। एंटोन वैंको अपने बेटे इवान से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं अपने ज्ञान के अलावा तुमको कुछ नहीं दे पाया। इतना कहते ही एंटोन वैंको की मौत हो जाती है। इवान इन सब का जिम्मेदार स्टार्क फैमिली को मानता है। वो सोचता है कि जो भी मेरे पिता के साथ हुआ स्टार्क फैमिली की वजह से ही हुआ है। इसके बाद वो उनसे बदला लेने के लिए अपने पिता के आर्क रिएक्टर के डिजाइन से एक असली आर्क रिएक्टर बना लेता है, और उसी की मदद से वो अपना सूट भी तैयार करता है, जिसका नाम रखता है व्हिप्लैश। इस सूट की पावर से वो किसी भी मेटल के 2 टुकड़े कर सकता था। इसी के साथ वो टोनी स्टार्क से मुकाबले की तैयारी करने में जुट जाता है। इसके बाद कहानी 6 महीने आगे बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क एक्सपो में एक ग्रैंड एंट्री लेता है, जहां टोनी लोगों को बताता है कि उसके पिता का सपना था कि वो एक ऐसा शहर बनाए जहां की बिल्डिंग एडवांस हो और जहां लोग नई नई तकनीकों का आविष्कार करें। टोनी स्टार्क ये भी बताता है कि उसके पिता तो अपना ड्रीम पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उनका ये ड्रीम वो जरूर पूरा करेगा। साथ ही टोनी वहां लोगों को अपने पिता का एक वीडियो मैसेज भी दिखाता है, जिसमें वो स्टार्क एक्सपो की बात कर रहे होते हैं। टोनी स्टार्क अब बहुत ज्यादा फेमस हो गया था और अब लोग उसे अपना सुपर हीरो मानने लगे थे। लेकिन इसी बीच उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है और उसके खून में जहर फैलने लगा था, और ये सब हो रहा था आर्क रिएक्टर में लगने वाले पैलेडियम की वजह से। अब जिस आर्क रिएक्टर को टोनी ने अपनी जान बचाने के लिए बनाया था, वो धीरे धीरे उसकी जान ले रहा था। उधर सरकार टोनी के आयरन मैन सूट के पीछे पड़ी हुई थी। वो चाहती थी कि टोनी अपना आयरन मैन सूट उन्हें दे दे, ताकि उस पर सारा कंट्रोल सरकार का हो, ना कि किसी आम इंसान का। लेकिन टोनी इसके लिए साफ मना कर देता है और कहता है कि वो सूट मैंने बनाया है और अब वो मेरे जीवन का एक हिस्सा है, जो मैं आपको किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता। तभी हम वहां जस्टिन हैमर को देखते हैं, जो हथियार बनाने वाली एक कंपनी का मालिक होता है और साथ ही साथ स्टार्क इंडस्ट्रीज का कॉम्पिटिटर भी है। क्योंकि टोनी की स्टार्क इंडस्ट्रीज ने हथियार बनाना बंद कर दिए थे, इसलिए सरकार अभी जस्टिन हैमर से सेना के लिए हथियार लिया करती थी। दूसरी तरफ जस्टिन टोनी के आयरन मैन सूट को देश के लिए खतरा बताता है। तभी टोनी वहां सबके सामने एक वीडियो क्लिप प्ले करता है, जिसमें दिखाया जाता है कि उसकी तरह और भी कई देशों की कंपनियां आयरन मैन सूट बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन उनका रिजल्ट बहुत ज्यादा खराब है। और तो और जस्टिन हैमर भी उसी की तरह सूट बनाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है, लेकिन टोनी के आयरन मैन सूट के मुकाबले जस्टिन के रोबोटिक सूट बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। इस बात से पूरे सदन में जस्टिन हैमर की भारी बेइज्जती हो जाती है। इसके बाद टोनी को उसके लैब में दिखाया जाता है, जो अपने सीने में लगे आर्क रिएक्टर से पैलेडियम की प्लेट बदल रहा है। वहां जार्विस उसे बताता है कि पैलेडियम से निकलने वाला जहर तेजी से उसके शरीर में फैल रहा है। तभी वहां टोनी की असिस्टेंट पेपर आ जाती है, जो उससे बहुत नाराज होती है, क्योंकि अपनी मॉडर्न आर्ट कलेक्शन को टोनी ने एक संस्था को दान कर दिया था। पेपर टोनी से अपनी नाराजगी जाहिर कर ही रही होती है कि अचानक से टोनी पेपर को अपनी कंपनी का सीईओ बना देता है। पेपर ये सुनकर काफी चौंक जाती है, लेकिन टोनी के मनाने पर वो सीईओ बनने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन टोनी हैप्पी के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी पेपर के साथ उसकी लॉयर नताली आती है, जिसे टोनी के थंब प्रिंट चाहिए थे। तो टोनी नताली को अपने बॉक्सिंग रिंग में बुलाता है और कहता है कि हैप्पी से बॉक्सिंग के कुछ गुर सीखो। वो ज्यादा कुछ सोचती नहीं और रिंग में आने के लिए तैयार हो जाती है। इससे पहले कि हैप्पी उसे कुछ सिखा पाता, वो उस पर तगड़ा प्रहार करती है और उसे रिंग में नॉकआउट कर देती है। ये देखकर टोनी और पेपर काफी हैरान हो जाते हैं
इसके बाद टोनी उसके बारे में गूगल में सर्च करता है। फिर पेपर से कहता है कि ये नताली ही अब से मेरी असिस्टेंट बनेगी। इसके बाद हमें मोनाको शहर दिखाया जाता है, जहां फार्मूला 1 कार रेसिंग होने वाली होती है, जिसे अटेंड करने के लिए टोनी स्टार्क अपनी पूरी टीम के साथ आया हुआ होता है। रेस शुरू होने से पहले टोनी और पेपर वहां आए दूसरे गेस्ट से मिलते हैं, जहां उन्हें इलॉन मस्क भी मिल जाते हैं, जो टोनी को अपने इलेक्ट्रिक जेट का आइडिया भी बताते हैं। फिर वहां टोनी की मुलाकात जस्टिन हैमर से हो जाती है। हैमर टोनी से कुछ ज्यादा ही अपनापन दिखाने लगता है, लेकिन उसे हैमर का ये दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो हैमर को टालकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टोनी सीधे फार्मूला 1 रेस ट्रैक में पहुंच जाता है, जहां वो खुद रेस में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। फिर वहां इवान वैंको की भी एंट्री हो जाती है, जो रेस शुरू होते ही अचानक से ट्रैक पर आ जाता है और रेस कर रही गाड़ियों पर हमला कर देता है। लेकिन उसका मेन टारगेट टोनी स्टार्क होता है और टोनी की कार पास आते ही वो उस पर हमला कर देता है, जिससे उसकी कार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। टोनी उसके वार से बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसके व्हिप्लैश शूट के सामने कमजोर दिखाई देता है। ये सारा मंजर न्यूज चैनल में देखकर पेपर और हैप्पी अपनी कार फार्मूला 1 रेस कोर्स में घुसा देते हैं और किसी तरह टोनी को इवान से बचा लेते हैं। हैप्पी अपनी कार से इवान को घायल कर देता है। इसी बीच पेपर टोनी को उसका आयरन मैन सूट देती है। अपना सूट पहनते ही टोनी इवान से मुकाबला करता है और उसे घायल करके पुलिस के हवाले कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टोनी इवान से मिलने के लिए पुलिस के इंटरोगेशन रूम में जाता है। टोनी उसे पूछता है कि उसने उस पर अटैक क्यों किया और साथ में ये भी कहता है कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी बहुत कमाल की थी और अगर तुम इसे किसी देश की आर्मी को बेचते तो तुम्हें इसकी मुंह मांगी रकम मिलती। फिर इवान उसे बताता है कि वो एंटोन वैंको का बेटा है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जेल के कुछ स्टाफ मिलकर इवान को जेल तोड़कर भागने में मदद करते हैं। इवान को जेल से सीधे एक बड़ी फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां हैमर उसका इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि उसी ने उसे जेल से बाहर निकाला था। दरअसल हैमर रेस ट्रैक पर टोनी के ऊपर हुए अटैक के दौरान वहां मौजूद था और उसने काफी बारीकी से इवान के व्हिप्लैश की तकनीक को देखा था। अब हैमर इवान के सामने एक डील रखता है कि मैंने तुम्हें आजाद कराया और अब बदले में तुम मेरे लिए आयरन मैन जैसा ही एडवांस तकनीक वाला सूट बनाओगे। इवान हैमर की बात मान जाता है और डील के लिए हाथ मिला लेता है। हैमर अपने रोबोट्स उसे दिखाता है। इवान उन सारे रोबोट्स को बेकार करार देता है और कहता है कि तुम जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हो वो आउटडेटेड हो चुका है। इधर टोनी अपने लैब में एंटोन वैंको के बारे में पूरी हिस्ट्री निकालता है। तभी वहां उसका दोस्त कर्नल जेम्स रोड्स आता है। वो देखता है कि टोनी की तबीयत पहले से और भी ज्यादा खराब हो रही है और वो काफी कमजोर नजर आ रहा है। अगले दिन टोनी देखता है कि उसके खून में जहर का मात्रा 89% हो गई है। टोनी ने बहुत कोशिश की ऐसा एलिमेंट ढूंढने की जो पैलेडियम के जैसा हो, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी धातु नहीं बना था जो पैलेडियम की जगह ले सके। इस बात से टोनी काफी निराश होता है, क्योंकि आज उसका जन्मदिन था और इसे वो अपना आखिरी जन्मदिन मानने लगता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि इस तरह वो ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएगा। अब अपनी बर्थडे पार्टी में टोनी आयरन मैन का सूट पहनकर ही चला जाता है। वहां उसने काफी शराब पी होती है, जिससे वो बेकाबू हो जाता है। पेपर ये देखकर बहुत शर्मिंदा होती है और तभी वहां उसका दोस्त जेम्स आ जाता है। वो ये देखकर काफी गुस्सा होता है कि टोनी अपना सूट पहनकर लापरवाही बरत रहा है। उसे शांत करने के लिए जेम्स टोनी के लैब जाकर उसका दूसरा आयरन मैन सूट पहनकर पार्टी वाली जगह में आ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जहाँ टोनी के आयरन मैन सूट को उसके अलावा और कोई नहीं पहन सकता और किसी के कोशिश करने पर भी सूट का एक्सेस उसे नहीं मिलता, लेकिन जब टोनी को आभास होता है कि अब उसकी जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं बची है, तो वो अपने सारे आयरन मैन सूट का एक्सेस अपने दोस्त जेम्स के लिए खोल देता है। और अब टोनी को रोकने के लिए जेम्स उससे फाइट करता है, जिससे पार्टी में काफी तबाही मच जाती है। टोनी से लड़ाई खत्म होने के बाद जेम्स आयरन मैन सूट को लेकर मिलिट्री कैंप चला जाता है। मिलिट्री के अधिकारी उस सूट को अपने बीच पाकर काफी खुश होते हैं, जिसके बाद उस आयरन मैन सूट में हथियारों को इंस्टॉल करने के लिए हैमर को बुलाया जाता है। इधर हम देखते हैं कि टोनी एक रेस्टोरेंट की छत पर बैठकर डोनट खा रहा है। तभी वहां शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी की एंट्री हो जाती है।
वो दोनों वहां आपस में खुफिया बातचीत कर रहे होते हैं। तभी नाताली वहां ब्लैक विडो के सूट में आ जाती है। नाताली को नए रूप में देखकर टोनी हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो उसे बताती है कि वो शील्ड की एजेंट नताशा है और उसे निक फ्यूरी ने टोनी के ऊपर नजर रखने के लिए भेजा था। फिर नताशा उसे लिथियम डाइऑक्साइड का शॉट देती है, जिससे टोनी की तेजी से बढ़ रही बीमारी का असर थोड़ा कम हो जाता है। फिर निक फ्यूरी उसे कहता है कि फिलहाल के लिए तुम पहले जैसा काम कर सकोगे, लेकिन ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है, क्योंकि इसका इलाज तुम्हें ही ढूंढना होगा। और अगर तुम ये सोचते हो कि तुमने सब कुछ ट्राई कर लिया है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और साथ ही साथ निक फ्यूरी टोनी के सामने उस राज से पर्दा भी उठाता है कि टोनी के पिता हावर्ड स्टार्क शील्ड एजेंसी के फाउंडिंग मेंबर में से एक थे। ये कहने के बाद वो टोनी स्टार्क को उसके पिता का कुछ सामान सौंप कर चला जाता है। टोनी उस बक्से को खोलता है, जिसमें उसके पिता हावर्ड स्टार्क के कुछ दस्तावेज और वीडियो फुटेज होते हैं, जिन्हें एक एक करके टोनी प्ले करता जाता है। उनमें से एक वीडियो में टोनी के लिए एक सीक्रेट मैसेज होता है, जिसे उसके पिता ने तब रिकॉर्ड करवाया था जब टोनी एक छोटा बच्चा था। दरअसल जब टोनी के पिता ने आर्क रिएक्टर बनाया था, उसी समय उन्होंने एक नया एलिमेंट भी इजाद किया था, लेकिन तकनीकी कमी की वजह से उस वक्त उस एलिमेंट का उपयोग नहीं हो सका था। इसीलिए उसके पिता ने उस वक्त आर्क रिएक्टर में पैलेडियम का इस्तेमाल किया था। लेकिन हावर्ड स्टार्क को भरोसा था कि एक ना एक दिन टोनी उस एलिमेंट का उपयोग जरूर कर पाएगा। इसीलिए उन्होंने उसका स्ट्रक्चर स्टार्क एक्सपो के मॉडल में छुपा के रखा था। टोनी ने वीडियो तो देख लिया था, लेकिन अभी तक वो उस उलझन में था कि कैसे वो उस नए एलिमेंट को तैयार करे। फिर अगले दिन वो पेपर से मिलने निकल जाता है, जो इस वक्त स्टार्क इंडस्ट्रीज के अपने ऑफिस में होती है। दरअसल वो अपने जन्मदिन के दिन हुई अपनी गलती के लिए पेपर से सॉरी कहने आया हुआ होता है, लेकिन वो उससे अब तक नाराज होती है और वहां से उठकर चली जाती है। इसके बाद जब टोनी वहां से जा रहा होता है, तभी उसकी नजर अपने पिता के स्टार्क एक्सपो के मॉडल पर पड़ती है, जिसमें लिखा हुआ होता है द की टू द फ्यूचर इज हियर। और फिर वो उस मॉडल को उठाकर अपने लैब में ले आता है और थोड़ी माथापच्ची के बाद जार्विस की मदद से वो उसके स्ट्रक्चर को समझ जाता है, जिससे वह अपने लिए एक नया पावरफुल एलिमेंट बना लेता है, जो आर्क रिएक्टर पर बिल्कुल फिट बैठता है। अब टोनी को पैलेडियम के पॉइजन से छुटकारा मिल जाता है। दूसरी तरफ हैमर इवन को फोन करके पूछता है कि क्या उसके रोबोट्स तैयार हुए, तो इवन कहता है कि अभी उसके रोबोट तैयार नहीं है, इसलिए वो उसे किसी को नहीं दिखा सकता। अब हैमर गुस्से से सीधे इवान के पास आता है और उसके तोते को उससे छीनकर इवान को उसके साथ किया सौदा याद दिलाता है। फिर हैमर उसे अपनी फैक्ट्री में अपने सिक्योरिटी अफसरों की निगरानी में छोड़कर चला जाता है और उसे हिदायत देता है कि स्टार्क एक्सपो से वापस आने तक उसके रोबोट तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन हैमर के जाते ही इवन वहां मौजूद उन दोनों सिक्योरिटी अफसरों को मार देता है और टोनी को फोन लगाकर कहता है कि मैंने तुम्हारी सलाह मानकर अपने सूट में पावर साइकिल को 2 गुना कर दिया है। इसके बाद इवन टोनी को मुकाबले के लिए ललकारता है। स्टार्क एक्सपो में हैमर ग्रैंड एंट्री लेता है और एक एक करके सेना के सभी अंगों के लिए अपने आयरन रोबोट्स पेश करता है और साथ ही साथ कर्नल जेम्स रोड्स के वार मशीन को भी लोगों के सामने लॉन्च करता है। लेकिन हैमर इस बात से अनजान रहता है कि वहां मौजूद सभी आयरन रोबोट्स का कंट्रोल इवान के हाथ में होता है, क्योंकि इवान हैमर से सिर्फ इसलिए सौदा करता है कि वो उसके रिसोर्स का इस्तेमाल टोनी को मारने के लिए कर सके। तभी अचानक एक्सपो में आयरन मैन एंट्री लेता है और फिर एक एक करके इवान अपने सारे रोबोट्स को टोनी स्टार्क पर हमला करने के लिए पीछे लगा देता है। एक्सपो में मौजूद लोग ये सब देखकर काफी घबरा जाते हैं और वहां भाग दौड़ की स्थिति मच जाती है। तभी नताशा और पेपर को पता चल जाता है कि इस सब के पीछे किसका हाथ है, जिसके बाद नताशा हैप्पी के साथ इवन को रोकने के लिए हैमर की फैक्ट्री पहुंच जाती है। लेकिन तब तक इवन वहां से निकल गया होता है। नताशा इवन के कंप्यूटर से जेम्स रॉड्स का कंट्रोल हटा देती है, जिससे उसका सूट उसके काबू में आ जाता है और फिर इवन के रोबोट्स और टोनी के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। लेकिन एक एक करके टोनी और जेम्स सारे रोबोट्स को धराशायी कर देते हैं। तभी आखिर में इवन अपने अपग्रेडेड व्हिपलैश शूट में वहां आ जाता है और वहां फिर से जबरदस्त लड़ाई होने लगती है, जिसमें इवन टोनी और जेम्स पर भारी पड़ता है। लेकिन तभी जेम्स और टोनी अपनी अपनी पावर्स का यूज करके इवन पर एक साथ अटैक करते हैं
जिससे इवान की मौत हो जाती है। लेकिन उसी वक्त उन्हें पता चल जाता है कि जितने रोबोट्स टोनी ने खत्म किए थे उन सब में टाइम बॉम्ब सेट है। पेपर उन रोबोट्स के काफी करीब थी, लेकिन टोनी बिना वक्त गवाए पेपर को वहां से उठाकर दूर ले जाता है, जिसके बाद सारे रोबोट्स एक साथ फट जाते हैं और पेपर की जान बच जाती है। इसके बाद फिल्म में दिखाया जाता है कि टोनी निक फ्यूरी के सामने बैठा है और निक टोनी को कह रहा है कि नताशा ने तुम्हारी एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें लिखा है कि एवेंजर्स में ज्वाइन करने के लिए तुम काबिल नहीं हो, लेकिन तुम्हारा सूट हमारे लिए यूजफुल होगा। टोनी इस बात से नाराज हो जाता है, पर निक फ्यूरी टोनी को एक और ऑफर देते हैं कि वो एवेंजर्स में एक सलाहकार के रूप में काम करे। इस पर टोनी कहता है कि तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं तुम्हारी बात एक शर्त पर मानूंगा, वो ये कि कल मुझे सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। वहां स्पीच के लिए तुम्हें किसी अच्छे स्पीकर का इंतजाम करना होगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सेनेटर जो शुरुआत में टोनी का विरोध कर रहा था, अब वही टोनी को देश का रक्षक बता रहा है। इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं फिल कॉल्सन न्यू मैक्सिको पहुंच चुका है, जो दूर रेगिस्तान में खुदाई से मिली चीज को देखकर निक फ्यूरी को कॉल करके कहता है कि हमें वो मिल गया। यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है।